चलिए तो स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में हम लोग AS16 के बारे में पढ़े थे, जो कि आपका रिलेटेड टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था, जिसमें हम लोग PPE के बारे में बहुत सारा बात किए थे, बहुत सारा कहानी सुने थे हम लोग और उसका क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो अर्निंग पर शेयर के ऊपर बेस करने वाले हैं। यानी आज जो हमारा क्वेश्चंस और आंसर्स होगा वो अर्निंग पर शेयर के ऊपर बेस करेगा, EPS के ऊपर बेस करेगा, जो कि AS33 में आपका बोला जाता है। आई बात समझ में? तो चलिए इसमें क्या क्या पढ़ना है पहले इसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम लोग को आगे बढ़ना है। तो अर्निंग पर शेयर तुम लोगों को पता होगा, अर्निंग पर शेयर EPS जो निकाला जाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये पहले भी बहुत सारा टॉपिक में पढ़ चुके होंगे। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर यानी पाफेस, शॉर्ट में इसको बोल रहे हैं हम, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये जो अर्निंग पर शेयर निकालना होता है, EPS जो निकालना होता है, वो पाफेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करना होता है। तो यहां पे मेन होता है आपका पाफेस का कैलकुलेशन और एक होता है आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का कैलकुलेशन। समझे? यानी इस टॉपिक में आपके पास ये दो ही चीज मेन जानना है, एक पाफेस का कैलकुलेशन और एक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का कैलकुलेशन। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का कैलकुलेशन कैसा होगा सर? वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। हाँ, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन कभी कभी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का भी कैलकुलेशन करना पड़ता है, बताएंगे कब और कैसे। ठीक है, अभी हम लोग को बात करना है पाफेस और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के बारे में। जब ये दोनों बात पता चल जाता है तो हम लोग जानते हैं कि अब डिवाइड कर देंगे तो EPS आराम से निकल जाएगा। तो इसी के बेस पे हमारा ये टॉपिक है। तो आपके पास जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पहले भी बताया जा चुका था पिछला वीडियो में कि दो ही AS के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, 16 और 33 के बारे में। 16 वाला लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, 33 वाला आज हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर है चीज? समझना, अगर आप इनकम स्टेटमेंट के बारे में जानते हो, तो आपको पता होना चाहिए आपके पास सेल्स होता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन निकल जाता है, बोलो हाँ या ना। फिर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो EBIT निकल जाता है। EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको PBIT भी बोल सकते हो तुम। PBIT का मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब E भी लिख सकते हो, P भी लिख सकते हो। E का मतलब अर्निंग हो गया, P का मतलब प्रॉफिट हो गया। बोलो बात समझ में आया? और इसके बाद हम लोग चलो PBT अगर यूज करके बताते हैं, PBIT यूज करके बताते हैं, तो बताओ फिक्स कॉस्ट के बाद अब हम लोग इंटरेस्ट माइनस करते हैं। तो इंटरेस्ट अगर माइनस करते हैं तो इसको हम लोग EBT बोलते हैं या नहीं तो PBT बोलते हैं, यानी अर्निंग पर बिफोर टैक्स या तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बोलो हाँ या ना। इसके बाद माइनस किया जाता है टैक्स, और जब टैक्स माइनस किया जाता है तो अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल जाता है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल जाता है। और जब इसके बाद हम लोग प्रीफरेंस डिविडेंड को माइनस करते हैं, तो आपके पास पाफेस निकल जाता है, यानी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकल जाता है। ये कैलकुलेशन हम लोग को करना है, तो ये स्टेटमेंट के बारे में जानना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो पाफेस निकल जाता है हमारे पास ये सारा स्टेटमेंट को फुलफिल करते हुए। अब तुमको यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। अगर क्वेश्चन में तुम्हारे पास सेल्स दिया हुआ है तो सेल्स से लेकर के सारा डेटा को पुट करना पड़ेगा, तब जाके पाफेस पता चलेगा। अगर तुम्हारे पास कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो कंट्रीब्यूशन से पूरा डेटा नीचे तक हम लोग सॉल्व करेंगे, तब हमारे पास पाफेस निकल के आएगा। अगर हमारे पास EBIT दिया हुआ है तो इससे नीचे चलना पड़ेगा, अगर EBT दिया हुआ है तो इसके नीचे चलना पड़ेगा, अगर PAT या EAT दे दिया है तो इसके नीचे चलना पड़ेगा। मतलब जो भी डेटा दिया हुआ है उससे आगे बढ़ना पड़ेगा और हम लोगों को पाफेस निकालना पड़ेगा, पाफेस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग को पाफेस निकालने का कैलकुलेशन समझ में आ गया कि ये स्टेटमेंट के जरिए हम लोग को पाफेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। आया समझ में? जहां पे इंटरेस्ट का बात यहां पे हम लोग करेंगे ज्यादा और प्रीफरेंस डिविडेंड के बारे में ज्यादा बात करेंगे। इंटरेस्ट जो होता है वो डिवेंचर या लोन के ऊपर होता है और प्रीफरेंस डिविडेंड तो प्रीफरेंस शेयर के ऊपर होता है। ये बात तो पता ही होगा। बोलो हाँ या ना। यानी अगर क्वेश्चन में डिवेंचर दिया हुआ है तो डिवेंचर वाले पे इंटरेस्ट यहां पे पुट करना होता है, अगर डिविडेंड दिया हुआ है, सॉरी प्रीफरेंस शेयर दिया हुआ है तो उसके ऊपर डिविडेंड आपको यहां पे अप्लाई करना होता है। और ये स्टेटमेंट में बना पुट करने के बाद आपके पास पाफेस निकल जाता है। फिर आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कीजिए तो आपको EPS पता चल जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना। तो ये सब कैलकुलेशन हम लोग को यहां पे सीखना है,
तो अभी हम पहले आपको बता दिए यहाँ पे पाफेस का कैलकुलेशन किस तरह से होता है। अब हम लोग का जब यहाँ पे सवाल उठता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का कैसे होगा। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तुम्हारा वही होता है जैसे तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन में दे दिया हुआ है 1,00,000 रुपया का इक्विटी शेयर कैपिटल, 1,00,000 रुपये का इक्विटी शेयर कैपिटल जिसका फेस वैल्यू एट द रेट ₹10 ईच रहा होगा। तो बताओ आपके पास अगर 1,00,000 रुपया का है और वो भी 10 रुपया करके, तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर निकालना है तो क्या करोगे, बोलेंगे सर 1,00,000 रुपया को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 10,000 शेयर्स पता चल जाएगा। मतलब अगर नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है तो टोटल वैल्यू में से फेस वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाता है कितना का होगा। तो यही नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे तो ईपीएस निकल जाएगा। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना। लेकिन कभी कभी ऐसा तुम्हारे पास मिलेगा कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इतना आसानी से नहीं निकल पाता है। यह भी निकालने के लिए दो तरीका होता है, दो तरीके का क्वेश्चन तुम्हारे पास पूछा जा सकता है। क्या यहां तक सबसे पहले सबको समझ में आया, हाँ या ना। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी आप मैसेज करके बता सकते हो कि हाँ हमको इस जगह पे प्रॉब्लम हुआ है, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन समझना यहां पे ध्यान से, हमारे पास स्टेटमेंट का बात पहले बताया कि स्टेटमेंट के हिसाब से पाफेस निकालना पड़ेगा और फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का बात करेंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दो तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन दो तरीके का पूछा जाता है इस टॉपिक में। एक होता है तुम्हारा वेटेड एवरेज के बेस पे, किसके बेस पे, वेटेड एवरेज, मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का जो कैलकुलेशन होगा वो वेटेड एवरेज के ऊपर डिपेंड करेगा। और एक डिपेंड करता है आपका कन्वर्जन के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करता है, कन्वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है। कन्वर्जन बोलने का मतलब सर, मतलब यह हुआ कि आपका क्वेश्चन में बोलेगा कि डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दे रहा है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो जब डिवेंचर या प्रीफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर देता है इक्विटी शेयर्स में, तब भी इक्विटी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारा इंक्रीज कर जाता है, करता है कि नहीं। तुम खुद सोच के देखो, हमारे पास डिवेंचर में पहले था और डिवेंचर वाले को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिए, तो पहले तो इक्विटी शेयर हमारे पास था ही और फिर से इक्विटी शेयर हमारा बढ़ गया क्योंकि डिवेंचर वाले को इक्विटी शेयर होल्डर बना दिया गया। इसका मतलब इक्विटी शेयर मेरा बढ़ गया, तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स भी हमारा इंक्रीज कर जाएगा। तो जब कन्वर्जन वाला केस होता है तब भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का कैलकुलेशन करना पड़ता है। और जब हमारे पास वेटेड एवरेज का बात, अब सवाल उठता है सर वेटेड एवरेज का क्या मतलब होता है। तो आइए इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, वेटेड एवरेज के बारे में क्या होता है, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे। समझना वेटेड एवरेज वाला काम क्या होता है ना, जैसे अब बताओ अगर तुम्हारे पास 10,000 इक्विटी शेयर्स है, 10,000 इक्विटी शेयर्स है ओपनिंग डेट में। चलो ओपनिंग डेट का यहां पे डेट लिख देते हैं 1/4/2024। 1/4/2024 में अगर तुम्हारे पास 10,000 इक्विटी शेयर्स है, ध्यान से समझना। और अगर ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरा साल भर में 31 मार्च 2025 तक अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तुम्हारा इससे रिलेटेड, इसका मतलब यह हुआ कि 10,000 तुम्हारा हर मंथ में होल्ड करके रखा हुआ है। बोलो बात समझ में आया। अब बोलोगे सर ये नहीं समझ में आया, फिर से बताते हैं, सुनना ध्यान से। बताओ अगर तुम बीच में कुछ भी इशू या विड्रॉ नहीं करते हो, इशू या बायबैक नहीं करते हो शेयर्स का, तो तुम सोच के देखो। बताओ अगर तुम्हारे पास 1/4/24 मतलब अप्रैल मंथ में अगर तुमसे कोई पूछा जाए कि तुम्हारा इक्विटी शेयर्स कितना है, तो तुम क्या बोलोगे, 10,000। अगर मई में पूछा जाएगा तो कितना बोलोगे, 10,000। जून में बोलोगे तो कितना बोलोगे, 10,000। जुलाई में भी 10,000, अगस्त में भी 10,000। हर मंथ तुम्हारा 10,000 इक्विटी शेयर्स रहेगा क्योंकि तुम्हारा ड्यूरिंग द ईयर में कुछ भी फ्रेश इशू नहीं किया गया है, कुछ भी बोनस शेयर इशू नहीं किया गया है, ना ही कुछ कहीं से आया है। बोलो बात समझ में आ रहा है। तो कुछ भी जब नहीं होता है हमारे पास तो हर मंथ में उतना ही का होता है। तो खुद दिमाग लगा के सोचो, अगर हर महीना हमारा 10-10 हजार रुपया करके 10,000 शेयर्स के लिए करके है तो पूरा 12 महीना में कितना होगा, तो 10,000 इंटू 12 यानी 1,20,000 हो जाएगा। तो ये वेटेड टोटल निकलता है हमारा कि हर महीना हम कितना होल्ड करके रखे हुए हैं। तो अगर हर महीना हम होल्ड करके रखे हुए 10-10 हजार करके ही, तो 12 महीना में 1,20,000 हो गया। अगर एवरेज निकालना है तो 12 से डिवाइड कर दो क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। और 12 से जब डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास 10,000 ही निकल के आएगा। मतलब जो तुम्हारे पास ओपनिंग में था वही तुम्हारा पूरा साल भर रहेगा, वही तुम्हारा एवरेज भी रहेगा। बोलो बात समझ में आया। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब आपके पास ड्यूरिंग द ईयर में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, मतलब कुछ भी इशू या बायबैक नहीं बोला है, तो जो हमारे पास ओपनिंग रहा होगा वही नंबर ऑफ शेयर्स बन जाता है। चाहे वेटेड एवरेज से निकालो या तुम सिंपल तरीके से निकालो, वही तुम्हारा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बन जाता है।
बोलो क्लियर चीज। लेकिन अब सवाल उठता है क्या, बताओ अगर तुम्हारे पास 1/4/2024 में 10,000 शेयर्स था, कितना शेयर्स था, 10,000 शेयर्स था, और तुम 1/7/2024 को एक इशू किए हो, इशू किए हो 5,000 शेयर्स, कितना शेयर्स इशू किए हो, 5,000 शेयर्स किए हो इशू। समझना चीजों को जो बता रहे हो। और फिर तुम क्या किए हो, 1/9/2024 में, या 1/9 को एक काम करते 1/12 कर देते हैं, 1/12/24 को तुम क्या कर दिए, बाई बैक कर दिए, क्या कर दिए, बाई बैक कर दिए, कितना शेयर, 3,000 शेयर्स को बाई बैक कर लिए। अब बताओ अगर तुम्हारे पास साल भर का अगर काउंटिंग किया जाए, क्या तुम्हारा सालों भर 10,000 करके था शेयर्स, बोलेंगे नहीं सर, जब इशू किया गया था तो शेयर्स बढ़ गया था, और जब बायबैक किया गया था तो शेयर्स घट गया था, मतलब सालों भर हमारा 10,000 शेयर्स करके नहीं है। जिस तरह से यहां पे जब कुछ भी इशू बायबैक नहीं होता था तो 10,000 हर महीना होता था, लेकिन यहां पे हर महीना हम लोग 10,000 करके नहीं बोल सकते। तो बोलता है जब आपका हर महीना सेम तरीके का नहीं है शेयर्स, तो आपको वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। और वो वेटेड एवरेज कैसे निकलता है, आप कितने महीने तक होल्ड करके रखे हुए नंबर ऑफ शेयर्स। जैसे सुनना, बताओ अप्रैल में आपके पास कितना था, 10,000, मई में आपके पास कितना है, 10,000, जून में भी कितना है, 10,000, क्योंकि आप जुलाई में फ्रेश इशू किए हो, आप एक साथ को फ्रेश इशू किए हो, इसका मतलब आपके पास जून तक जो है वो 10,000 ही है। तो इसका मतलब ये कि 1/4/24 से लेकर के 1/7/24 तक, 1/4/24 से 1/7/24 तक जो 3 महीना हमारा है, वो 3 महीना 10,000 शेयर्स करके रहा होगा मेरे पास, यानी 10,000 शेयर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल के आएगा, 30,000 निकल के आएगा। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना। और उसके बाद सोचो कि अब तुम्हारे पास 30,000 ये टोटल निकल गया, 3 महीना का निकल गया। अब जुलाई के बाद तुम्हारे पास कितना शेयर्स हो गया, बोलेंगे सर 10,000 तो ऑलरेडी पहले से था और 5,000 और नया इशू कर दिए, अब हमारे पास 15,000 शेयर्स हो गया। बोलो हाँ या ना। तो इशू करने से, फ्रेश इशू करने से आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, यानी 15,000 शेयर्स हो गया। तो बताओ अब 15,000 कितना महीना तक रहेगा, तो बोलेंगे सर जुलाई में भी 15,000 होगा, अगस्त में भी 15,000 होगा, सितंबर में भी होगा, अक्टूबर में भी होगा, नवंबर में भी होगा। तो बोलेंगे दिसंबर में नहीं होगा, क्योंकि दिसंबर में 1 दिसंबर को तुम देखो यहां पे बाईबैक कर लिए हो, मतलब नवंबर तक आपका 15,000 रहेगा। तो बोलने का मतलब अब डेट तुम्हारा यहां से यहां तक रहेगा, मतलब 1/7/24 से लेकर के 1/12/24 तक तुम्हारे पास जो शेयर्स था वो 15,000 शेयर्स तुम होल्ड करके रखे थे, वो भी कितना महीना के लिए, काउंट कर लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीना, यानी 5 मंथ्स तुम होल्ड करके रखे हो 15,000 शेयर्स, यानी 75,000 यहां का टोटल निकल गया। बोलो बात समझ में आया। और 1/12/24 के बाद तुम कुछ भी नहीं किए हो, यानी 1/12/24 से लेकर के लास्ट डेट 31 मार्च 25 तक का बात करेंगे, तो तुम्हारे पास कितना शेयर्स है, बोलेंगे सर हमारे पास पहले से था 10,000 शेयर्स, 5,000 शेयर इशू करके हो गया था 15,000 शेयर, और यहां पे 3,000 शेयर को बाईबैक कर लिया, मतलब वापस ले लिया। तो बताओ 15,000 में से बाईबैक कर लिया 3,000, तो अब कितना बचा, 12,000 शेयर्स बचा, यानी 12,000 शेयर्स हमारे पास कितना महीना होल्ड करके रखा हुआ है, तो 12 से लेकर के मार्च तक जोड़ लो, तो यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना, तो 4 महीना हमारे ये हो गया 48,000 का निकल जाएगा। बोलो बात समझ में आया। तो ये देखो 3 महीना, 5 महीना और 4 महीना, टोटल 12 महीना हो गया कि नहीं हो गया। तो ये टोटल 12 महीना आपके पास कितना का टोटल था, ये चेक कर लो, यानी 30,000 प्लस 75,000 और प्लस 48,000, ये अगर कैलकुलेशन करते हैं तो आता है 1,53,000, 1,53,000 का ये टोटल निकल गया। समझ में आ रहा है। तो अगर एवरेज निकालने बोलेंगे तो क्या करोगे, बोलेंगे सर 153,000 को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो बताओ अगर 12 से इसको डिवाइड करोगे कितना आता है, 12,750 आता है। यानी ये हो गया कि आपके पास ऑन एन एवरेज जो 12 महीना रखा गया है होल्ड करके, वो 12,750 शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है। समझ में आया क्या बात बताए सो। जैसे यहां पे जब कुछ भी इशू नहीं किया गया था, तो जो तुम्हारा ओपनिंग में था वही तुम्हारा क्लोजिंग में है, वही तुम्हारा एवरेज बन के आया था, 10,000 का आया था ना। लेकिन जब आप इशू करते हो, बाईबैक करते हो, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, उसको पहले टोटल करके डिवाइड करना पड़ेगा 12 से और एवरेज निकालना पड़ेगा, और जो तुम्हारा एवरेज निकल के आएगा वही तुम्हारा नंबर ऑफ शेयर्स होगा। यानी जब ईपीएस का कैलकुलेशन करेंगे, जब ईपीएस का कैलकुलेशन करेंगे तो उस टाइम नंबर ऑफ शेयर्स जो हम लोग यहां पे डिवाइड करते हैं वो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया।
तो ये अर्निंग पर शेयर्स वाला का जो केस है उसमें बस यही बात ध्यान से समझना पड़ता है हम लोगों को कि यहां पे दो चीज का कैलकुलेशन मेन करना है, बस एक पाफेस का कैलकुलेशन करना है और एक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का कैलकुलेशन करना है। और पाफेस का कैलकुलेशन तो बता ही दिए किस तरह से करना होता है हम लोग को, ये स्टेटमेंट के हिसाब से चलना होता है, जहां से डेटा दिया हुआ है वहां से नीचे हम लोग को बढ़ के और पाफेस कैलकुलेट करना होता है। लेकिन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारा इंपॉर्टेंट था। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए हम लोग यहां पे बात किए कि या तो तुम्हारे पास साल भर कुछ भी नहीं हुआ है तो जो तुम्हारा दिया हुआ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वो उसी से डिवाइड करना है, और अगर कुछ भी चेंज हो रहा है तो आपको वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा, और वेटेड एवरेज निकालने के बाद जो नंबर ऑफ शेयर्स निकलेगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा एपीएस निकालने के लिए। बोलो क्लियर है चीज यहां तक? तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं इस चीज को तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग लास्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे, आज हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ा जाए। बोला फाइंड ईपीएस ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? बोला नंबर ऑफ शेयर्स ऑन 1/4/2023 को दिया हुआ है 1 लाख शेयर्स, यानी ओपनिंग डेट में दिया हुआ नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इसके पास? 1 लाख शेयर्स है। और फिर बोला है कि फ्रेश इशू किया गया है 15/6/2023 को, इसका मतलब इसमें हमारा चेंजेस कर रहा है। आप देख सकते हो कि जो तुम्हारे पास ओपनिंग था वो पूरा साल भर नहीं है, फिर से इशू किया गया है, फिर से कन्वर्ट किया गया है, यानी चेंज हो रहा है। और जब क्वेश्चन में चेंजेस इस तरह का देगा नंबर ऑफ शेयर्स में, यानी वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो चलिए हम लोग और आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो फ्रेश इशू हो गया हमारे पास 25,000 शेयर्स का, और फिर बोला कन्वर्जन ऑफ प्रीफरेंस शेयर टू इक्विटी शेयर्स ऑन 1/9/2023। अब बताओ प्रीफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया तो इक्विटी शेयर्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। कितना शेयर्स बढ़ गया? 30,000 शेयर्स बढ़ गया, ठीक है। और फिर बायबैक कर लिया है शेयर्स का 1/12/2023 में 15,000 शेयर्स का। चलो ठीक है, तो घट जाएगा 15,000 से, क्योंकि बायबैक से तो हमारा शेयर्स घट जाता है, घट गया। और लास्ट में बोला है प्रॉफिट फॉर आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएटी दिया हुआ है, यानी अगर तुम्हारे पास पीएटी दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहां से प्रीफरेंस डिविडेंड को माइनस कर देंगे तो पाफेस निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना? लेकिन आपको एक बात मजे की यहां पे ये है कि पैट तो दिया हुआ है तुम्हारे पास, प्रीफरेंस डिविडेंड इस क्वेश्चन में नहीं निकल पाएगा क्योंकि तुम्हारे पास प्रीफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन में प्रीफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। और अगर प्रीफरेंस शेयर कैपिटल होता भी तो जब तक रेट नहीं होगा तब तक हम लोग कैसे निकालेंगे डिविडेंड? क्योंकि डिविडेंड निकालने के लिए रेट ऑफ डिविडेंड का होना जरूरी है, और रेट ऑफ डिविडेंड हम लोग को नहीं दिया हुआ है तो प्रीफरेंस डिविडेंड नहीं निकलेगा। मतलब ये कि जो पैट हमारा दिया हुआ है 9 लाख रुपए का, जो पैट दिया हुआ है 9 लाख रुपए का, वही हमारा यहां पे, और ये डिविडेंड नहीं है कुछ भी, तो पाफेस भी हमारे पास 9 लाख रुपया का ही आ जाएगा। बोलो बात समझ में आया? तो जो हम यहां पे बताए थे तुम लोग को अभी कि सबसे पहले ईपीएस निकालने के लिए आपको पाफेस निकालना पड़ेगा और नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा। तो पाफेस निकालने के लिए तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, वो तो समझ में आ गया कि पैट दिया हुआ है, यहां का चीज दिया हुआ है, बस यहां से डिविडेंड को माइनस करके हम लोग को पाफेस निकालना होता है। यहां पे डिविडेंड निकलेगा नहीं, मतलब पाफेस आराम से वही वाला पैट का वैल्यू हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा, और वो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए हम लोग को वेटेड एवरेज लगाना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। इसीलिए ध्यान से समझोगे सब लोग, क्योंकि क्वेश्चन यहां से स्टार्ट किया जा रहा है सॉल्व करना, ठीक है। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम लोग वेटेड एवरेज, तो लिखेंगे यहां पे कैलकुलेशन फॉर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। जो शॉर्ट में लिख रहे हैं उसको समझना, जैसे एवरेज लिखा गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, समझना बढ़िया से सब चीजों को। तो बताओ हमारे पास सबसे पहले क्या निकालना है? तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालना है, और ये निकालने का तरीका हम लोग का किस तरह से रहेगा ध्यान से समझना। सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम, बताओ फ्रॉम कहां से कहां तक चलेंगे? तो बोलो सबसे पहले इसके पास 1 तारीख को कितना का था ओपनिंग डेट में? 1 लाख का, और फिर जो चेंजेस आ रहा है वो कहां पे आ रहा है? 15/6 को आ रहा है। इसका मतलब 1/4 से 15/6 तक हमारे पास 1 लाख शेयर्स था, ये बात पता चल गया। बोलो हाँ या ना? तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? लिखेंगे फ्रॉम 1/4/2023 से लेकर के 15/6/2023 तक आपके पास कितना शेयर्स था? बोलेंगे सर 1 लाख शेयर्स था, लेकिन कितना महीना था? एक बार काउंट करके देखो, बताओ अप्रैल, मई और जून पूरा नहीं, जून का आधा महीना है सिर्फ, इसका मतलब 2.5 महीना हो गया, 2.5 मंथ्स। तो 2.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ ये हो जाएगा 2,50,000। ये कितना हो जाएगा?
2,50,000 शेयर्स हो जाएगा, 2,50,000 शेयर्स। इसका मतलब ये 2.5 महीने में जो होल्ड करके रखा हुआ है वो 2.5 लाख शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है। बोलो बात समझ में आया? 1 लाख को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब करेंगे फ्रॉम, बताओ 15/6/2023 से लेकर के नेक्स्ट डेट बताओ क्या दिया हुआ था। तो देखो यहां पे 15/6 के बाद हमारा नेक्स्ट डेट क्या दिया हुआ है, 1/9/2023 दिया है। तो ठीक है, यहां पे जाके लिखेंगे 1/9/2023 और बताओ यहां से यहां तक का बात करेंगे तो क्या हुआ था। तो बोलेंगे सर यहां पे फ्रेश इशू किया गया था 15/6 को 25,000 शेयर्स का। तो सोच के देखो, पहले था 1 लाख शेयर्स, 25,000 शेयर्स और इशू कर दिया, इसका मतलब अब हो गया 1,25,000 शेयर्स। हाँ या ना? इसका मतलब इस डेट में हमारे पास 1,25,000 शेयर्स आया था, हो गया था कौन सा डेट में, 15/6 को, और 1/9 तक हमारे पास 1/25 रहा है। तो कितना महीना रहा है बता दो। तो बोलेंगे सर जून का आधा महीना हो गया, जुलाई अगस्त पूरा, सितंबर तो स्टार्ट ही हुआ है तो सितंबर को काउंट नहीं कर सकते। इसका मतलब जुलाई अगस्त हो गया 2 महीना और जून का आधा महीना मतलब 2.5 मंथ्स हो गया। तो इसको भी 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ 1,25,000 इंटू 2.5 करेंगे तो आता है हमारे पास 3,12,500। तो ये आ रहा है आपके पास 3,12,500 शेयर्स। ये इतना शेयर्स निकल गया। बोलो बात समझ में आया? अब फ्रॉम लिखेंगे 1/9/2023 से, यानी जहां पे खत्म होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे 1/9/2023 से। बताओ नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ था। तो 1/9/2023 को कन्वर्जन किया गया था प्रीफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स तो बढ़ा था, इसका मतलब 1/25 तो पहले ही से था और 30,000 और आ गया, इसका मतलब 1,55,000 हो गया। बोलो है ना? और ये जो 1,55,000 है वो कब तक है, 1/12/2023 तक, जब तक बायबैक नहीं किया गया तब तक है, 1/12/2023 तक। इसका मतलब यहां पे लिखेंगे 1/12/2023 तक और लिखेंगे कितना, 1,55,000, क्योंकि 1/25 तो पहले से ही था और 30,000 का फिर से कन्वर्ट किया गया है। इसका मतलब कितना महीना हो गया, तो 9, 10, 11 3 महीना हो गया, 9, 10, 11, क्योंकि 12 तो स्टार्ट हुआ है, 3 महीना हो गया। तो 3 महीना से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ 1,55,000 इंटू 3 करते हैं तो आता है 465,000। तो 4,65,000 शेयर्स आ गया हमारे पास। बढ़िया से समझना, और कहीं पे भी दिक्कत लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, पता चल जाएगा, या तो मेरे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो मैसेज, कोई भी दिक्कत होगा तो, और जब हम फ्री होंगे आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग का 1/12/2023 से लेकर के आगे बात करेंगे। अब आगे कुछ भी नहीं हुआ था, 1/12/23 के बाद हमारा कुछ भी नहीं हुआ था, यानी क्लोजिंग डेट हमारा 31 मार्च होता है, तो 31 मार्च तक हम लोग इसको रोक देंगे, यानी 31 मार्च 2024 अगले साल में। बोलो हाँ या ना? तो बताओ 1/12 से 31 मार्च कितना महीना होता है। तो बोलेंगे सर 12, 1, 2, 3, 4 महीना होता है, यानी 4 महीना जो हम लोग होल्ड करके रखे वो कितना शेयर्स होल्ड करके रखे हैं। तो बोलेंगे सर पहले से तो 1,55,000 शेयर्स हमारे पास है ही, और यहां पे बायबैक कर लिया गया है, और बायबैक करने से शेयर्स घट जाता है, यानी 15,000 शेयर्स घट गया। तो 15,000 शेयर्स अगर घट जाएगा तो 1,40,000 शेयर्स बचेगा। बोलो हाँ या ना? तो 1,40,000 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,60,000, यानी 5,60,000 शेयर्स यहां से आ गया। अब तुमको क्या करना है, ये पूरा 12 महीना का जो तुम निकाले हो इसको टोटल कर देना है। तो बताओ देयरफॉर टोटल कितना हो जाएगा। तो बोलेंगे सर ऊपर से नीचे तक जोड़ देंगे, 2,50,000 प्लस 3,12,500 प्लस 4,65,000 और प्लस 5,60,000, तो ये हो जाएगा 15,87,500, यानी 15,87,500। इतना शेयर्स हमारे पास टोटल निकल के आया है। हम लोग को टोटल से नहीं मतलब है, हम लोग को वेटेड एवरेज से मतलब है। तो यहां पे निकालेंगे देयरफॉर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो होगा वो कितना होगा। तो बोलेंगे 15,87,500 को 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 12 महीना का है। तुम यहां से जोड़ के भी देख सकते हो, 2.5 महीना और 2.5 महीना 5 महीना, 5 और 3 8, 8 और 4 12, यानी ये टोटल जो है वो 12 महीने का है। तो 12 से डिवाइड करके एवरेज निकाल देंगे, यानी 1 महीने का निकाल देंगे। तो बताओ डिवाइड बाय 12 करते हैं तो कितना आता है। तो आता है फ्रैक्शन में आ रहा है 1,32,292, यानी 132,292 शेयर्स आ गया। ये हमारे पास ऑन एन एवरेज यानी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकल गया 1,32,292। आप देख सकते हो क्वेश्चन में आंसर भी दिया हुआ है, 1,32,292 शेयर्स आपका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकल गया।
बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अब हम लोग को ईपीएस का आंसर निकालना है 6.8। देखते हैं वो कैसे निकलेगा। तो बताओ, जब हमारे पास वेटेड एवरेज निकल चुका है, अब यहां पे कर देंगे अगेन। बताओ अगेन, हम लोग को दो चीज चाहिए होता है, एक चाहिए होता है पाफेस और एक चाहिए होता है हम लोगों को नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो पता चल चुका है, अब पाफेस निकाल लेते हैं। तो बताओ यहां पे पाफेस जो निकालेंगे, अगेन पाफेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर पैट में से प्रीफरेंस डिविडेंड को माइनस करते हैं। अरे बोलो हाँ या ना, पैट में से प्रीफरेंस डिविडेंड को माइनस करते हैं। पैट हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था 9 लाख और डिविडेंड तो कुछ भी था नहीं, इसका मतलब यही 9 लाख रुपया का तुम्हारे पास पाफेस हो जाएगा। ये हम पहले भी समझा दिए थे, यानी 9 लाख रुपया का तुम्हारे पास पाफेस निकल गया। क्या ये बात सबको समझ में आया, हाँ या ना। तो बताओ, जब पाफेस भी पता चल चुका है, नंबर ऑफ शेयर्स भी पता चल चुका है, तो क्या देयरफॉर ईपीएस नहीं निकल जाएगा। तो बोलेंगे सर ईपीएस इक्वल टू हो जाएगा पाफेस डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बोलो है ना। तो बताओ पाफेस है हमारे पास 9 लाख रुपया का और डिवाइड बाय शेयर्स है 1,32,292 का। चलो एक बार डिवाइड करके चेक करते हैं। तो बोलेंगे सर 9 लाख डिवाइडेड बाय 1,32,292 करते हैं, तो ये आ जाता है 6.80, यानी 6.80 का आपके पास निकल चुका है ये ईपीएस, यानी अर्निंग पर शेयर निकल चुका है, जो कि आंसर भी दिया हुआ था। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए, आप इसको समझ चुके हो, इसको कॉपी कर लो एक बार। हो गया कॉपी, उम्मीद करते कॉपी कर लिए होगे और ये समझ भी चुके होगे। फिर भी अगर किसी को डाउट रह रहा होगा तो कोई बात नहीं, आगे का क्वेश्चन करेंगे, वहां से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, घबराने का एकदम जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है और ये देख सकते हो आपका 2023 का ऑनर्स में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखो यहां पे साफ साफ बता दिया कि कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2023 में, और बेसिक ईपीएस भी निकालना है तुम लोग को, ठीक है। यानी दो चीज निकालना है, एक वेटेड एवरेज और ईपीएस। जिस तरह से अभी निकाले थे उसी तरह से काम करना है, समझ में आ रहा है। तो देखो हमारे पास क्या क्या दिया है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया हुआ 1/4/2022 में 80,000 शेयर्स है। फिर पब्लिक इशू किया गया 1/7/2022 में 30,000 शेयर्स। देखो रुपया जो दिया हुआ, रुपया से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग शेयर से काम करते हैं, है ना। फिर फर्दर पब्लिक इशू किया गया 1/1/2023 में 10,000 शेयर्स का। और फिर अर्निंग एट्रीब्यूटेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यानी पाफेस दे दिया डायरेक्टली कैलकुलेट करके। अरे अर्निंग को ही तो प्रॉफिट बोलते हैं, और प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल यानी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मतलब पाफेस होता है हमारा, जो कि 5 लाख रुपया दिया हुआ है। तो बस पाफेस तो पता चल चुका है, बस वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालेंगे और डिवाइड करके ईपीएस निकाल देंगे। बोलो बात समझ में आया। तो एक काम हम तुमसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करो बनाने का, समझ में आया। क्योंकि हम यहां पे अभी स्टार्ट करेंगे बनाने के लिए, लेकिन अगर तुमको समझ में आया है या खुद से अगर तुम मेहनत करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार बना के देखो। अगर तुम्हारा कुछ दिक्कत होता है, अगर आंसर मैच नहीं करता है, फिर सॉल्यूशन को देख लेना, अभी हम जो सॉल्यूशन करवाएंगे, और फिर वहां से मैच करवा लेना। बोलो बात समझ में आया। लेकिन पहले खुद से एक बार ट्राई कर लो, क्योंकि इसी तरह का जस्ट क्वेश्चन अभी पीछे कर चुके हैं, हाँ ना। तो चलो एक बार स्टार्ट कर लो तुम लोग वीडियो को पॉज करके। हम लोग यहां पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, तो उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग यहां पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। कैलकुलेशन फॉर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यही तो हम लोग को लिखना होता है। चलिए लिख दिए। इसके बाद हम लोग का काम क्या है, अब इसके बाद हम लोग डेट वाइज चलते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम, बताओ 1/4/2022 है हमारा ओपनिंग डेट, से लेकर के कहां पे इसका चेंज किया गया देखो। तो बोलेंगे सर 1/4/22 को इसका था, 1/4/22 को था इसका 80,000 शेयर्स, और फिर वो चेंज किया है 1/7/22, मतलब 1/4/22 से लेकर के 1/7/22 तक देखेंगे, तो 2/1/7/22 तक देखेंगे। तो बताओ हमारे पास कितना शेयर्स था पहले, तो बोलेंगे सर 80,000 शेयर्स था। इसका मतलब 80,000 शेयर्स कितना महीना, तो बोलेंगे 4 से 7 तक 3 महीना होता है, तो 3 महीना। और अगर इसको इंटू करेंगे तो 2,40,000 शेयर्स आ जाएगा। कितना शेयर्स आ जाएगा, 2,40,000 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रॉम 1/7/2000, क्या करेंगे 1/7/2022 से लेकर के
बताओ नेक्स्ट डेट हमारा क्या था क्वेश्चन में, चेक करो। 1/7 के बाद 1/23 है हमारे पास, देख रहे हो 1/1/23 है, इसका मतलब काफी लंबा गैप है यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये पहले डेट लिखना है हम लोग को, तो डेट लिख लेते हैं। तो 1/7/22 से लेकर के 1/1/2023 तक का। अब देखते हैं कितना शेयर्स हमारे पास है। बताओ पहले हमारे पास था 80,000 शेयर्स और फिर यहां पे 30,000 शेयर को इशू कर दिया था, तो 80 और 30 कितना का हो गया, 1,10,000 का हो गया। तो लिखेंगे यहां पे 1,10,000 शेयर्स, हाँ है ना, और इनटू कितना महीना, 1/7 से 1/1 कितना महीना होता है, काउंट कर लो। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी नहीं ले सकते क्योंकि जनवरी तो स्टार्ट हुआ है, यानी दिसंबर तक काउंट करेंगे तो 6 महीना होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 6 से मल्टीप्लाई करके आया 6,60,000 शेयर्स। देखो बहुत लोग का यहाँ पे डेट वाले में गलती हो जाता है, कोई यहाँ पे 7 महीना ले लेगा, कोई 6 महीना लेगा, कोई 5 महीना लेगा। तो ये मंथ का कैलकुलेशन अगर तुम अच्छे से कर पाओगे तभी यहाँ पे सॉल्यूशन हो पाएगा। जैसे यहाँ पे 1 जुलाई से स्टार्ट करना है हम लोग को, तो जुलाई तो पूरा महीना लेना पड़ेगा, तो जुलाई से काउंट करेंगे। जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर। लेकिन जनवरी तो स्टार्ट ही हुआ है अभी और हम लोग को इसी के बीच तक लेना है, तो जनवरी को पूरा ले नहीं सकते, मतलब जनवरी को छोड़ के दिसंबर तक काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत लोग को डेट में गलती होता है, तो ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट, अब हम लोग को चलना है 1/1/23 से लेकर के 1/1/23 से लेकर के 1/1/23 से लेकर के अब चलना है 31 मार्च 2024, क्योंकि यहां पे बीच में सॉरी 23 ही होगा, 1/1/23 से लेकर के 31 मार्च 23 तक का। बताओ इस बीच में क्या किया गया था, तो देखो यहां पे सी नंबर पॉइंट में बोला था कि 1/1/23 को 10,000 शेयर फिर से इशू किया था। तो बताओ पहले से हमारे पास शेयर्स है कितना, 10,000 फिर से इशू कर दिया, 1/20 हो गया, यानी 1,20,000 शेयर। कितना महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना। मार्च पूरा लेंगे क्योंकि 31 मार्च है, तो 3 महीना, तो ये हो गया 3,60,000। कितना हो गया, 3,60,000 शेयर्स हो गया। तो बता दो, अब टोटल कर देंगे इसका, तो देयरफॉर हो जाएगा टोटल। देखो क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, हम समझा समझा के कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारा टाइम जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट अगर तुम समझ चुके हो तो आराम से बनाओगे तो बन जाएगा। 2,40,000 प्लस 6,60,000 और प्लस 3,60,000, ये हो गया 12,60,000, यानी टोटल आ रहा है 12,60,000 शेयर्स। तो देयरफॉर वेटेड एवरेज निकाल देंगे, तो देयरफॉर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्वल टू होगा 12,60,000 डिवाइडेड बाई 12, डिवाइड बाई कितना, 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये निकल जाएगा 1,05,000। कितना निकल जाएगा, 1,05,000 शेयर्स निकल जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया। एंड बताओ हमारे पास पाफेस तो डायरेक्टली दे दिया था क्वेश्चन में, तो पाफेस दिया हुआ तो डायरेक्टली पाफेस लिखेंगे। पाफेस इक्वल टू, बताओ कितना दिया था, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो 5 लाख रुपया का प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर दिया हुआ है, 5 लाख का दिया हुआ है, तो यहां पे जाके लिखेंगे 5 लाख। ठीक है, तो देयरफॉर बताओ ईपीएस अगर निकालना है तो फॉर्मूला जानते हैं कि फॉर्मूला होता है पाफेस डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और बताओ पाफेस है 5 लाख रुपया का और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाले हैं हमारे पास 1,05,000 का। बताओ डिवाइड करके कितना आता है, तो बोलेंगे 5 लाख डिवाइड करेंगे अगर 105,000 तो आ जाएगा 4.76 आ जाएगा, तो 4.76 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, कॉपी कर लो इसको एक बार। हो गया कॉपी सबका, चलो तो फिर आप लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलो क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं, एक बार ध्यान से समझना। बोले फाइंड बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, 23 और 24, 2 साल का आपके पास यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। बेसिक ईपीएस आपको निकालना है 31 मार्च 2023 का भी और 31 मार्च 2024 का भी, जब डेटा आपके पास इतना सारा दिया हुआ है। बोला है पैट है आपके पास 2022-23 का 48 लाख रुपए का और 2023-24 का दिया हुआ है 64 लाख रुपए का, 64 लाख का दिया है। चलो ठीक है, और आपके पास दिया हुआ है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1/4/2022 में दिया हुआ है 8 लाख और नो फर्दर इशू वाज मेड ड्यूरिंग 2022-23, मतलब 2022-23 में, मतलब 1/4/2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक कुछ भी और फर्दर इशू नहीं किया गया है। तो बात समझ में आ गया होगा कि अगर ये इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है 8 लाख का, तो पूरा सालों भर 8 लाख ही रहा होगा।
इसका एवरेज भी निकालेंगे तो 8 लाख ही निकलेगा, जो कि हम पहले एग्जांपल में समझा चुके हैं हम लोग, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपका इसके लिए वेटेड एवरेज निकालने का जरूरत ही नहीं है, मतलब तुम्हारे पास 8 लाख नंबर ऑफ शेयर्स दे दिया हुआ है 2022-23 के लिए। आया समझ में, यानी 2023 के लिए आपको पता चल चुका है। लेकिन आगे तुम्हारे पास बोला है कि बोनस इशू किया गया 1/7/2023 में, मतलब ये 23-24 के लिए, किसके लिए, 23-24 के लिए। तो उसमें क्या काम करना है वो हम लोग सीखेंगे अलग से, लेकिन पहले हम लोग 2022-23 का बात कर लेते हैं। किसका बात कर लेते हैं, 2022-23 का बात कर लेते हैं। बोलो हाँ या ना। तो सुनो, आपके पास क्या प्रीफरेंस डिविडेंड कहीं पे दिख रहा है क्वेश्चन में, नहीं दिख रहा है। मतलब प्रीफरेंस शेयर कैपिटल होता, उस पर रेट होता तब डिविडेंड निकालते, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो हमारा पैट दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, वही तो पाफेस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो चलो, और हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स दिया ही हुआ है, डिवाइड कर देंगे तो अपने आप निकल जाएगा। तुम यहीं से सोच देखो ना, आंसर तुम्हारा अपने आप आ रहा है। बताओ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 48 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 8 लाख। तो 48 लाख को 8 लाख से डिवाइड कर दोगे तो कितना निकल जाएगा, 6 रुपया। तो देखो यहाँ पे बेसिक ईपीएस 2022-23 का दिया हुआ है, कितना, 6 रुपया दिया हुआ है। बोलो समझे। लेकिन इसको लिख के कर लेते, थोड़ा बढ़िया लगेगा हमारे पास। तो इसका मतलब लिखने का तरीका हम लोग को पता है। अगर सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे सिंस, बताओ पाफेस अगर लिखना है हम लोगों को तो पहले यहां पे ईयर लिखो। पहले इसको क्या लिखना है, फॉर द ईयर 2022-23। पहले 2022-23 के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, सिंस पाफेस इक्वल टू, सिंस पाफेस इक्वल टू, यहां पे तो पैट ही रहेगा क्योंकि हमारे पास तो डिविडेंड है नहीं, तो पैट, और ये हमारे पास दिया हुआ है 48 लाख रुपीस का, तो 48 लाख लिख देंगे। एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो ड्यूरिंग द ईयर पूरा रहेगा वो 8 लाख शेयर्स रहेगा, क्योंकि कुछ भी ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास कुछ भी इशू नहीं किया गया है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो देयरफॉर अगर हम लोग यहाँ पे बेसिक ईपीएस या ईपीएस भी बोल सकते हो, अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। 48 लाख को अगर 8 लाख से डिवाइड कर देंगे तो ₹6 निकल जाएगा, 6 रुपया हमारे पास आंसर निकल जाएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये तो 2022-23 वाला तो इजी है, हाँ या ना। लेकिन हम लोग अब बात करेंगे अब 2023-24 वाला, तो उसके लिए हम लोग को ध्यान से समझना पड़ेगा यहाँ पे किस तरह से क्या क्या करना है। पहले इसको कॉपी कर लो एक बार, ठीक है, हम तब तक नेक्स्ट पेज में चलेंगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिए होगे, पॉज करके कॉपी कर लेना है, ज्यादा दिक्कत होगा नहीं, टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। आइए क्वेश्चन अब बढ़ते हैं फिर से। एक बात बताओ, अगर तुम्हारा 1/4/2022 का डेटा दिया हुआ है 8 लाख शेयर्स था, वो साल भर कुछ भी नहीं हुआ है, इसका मतलब 31 मार्च 2023 में भी तो 8 लाख शेयर्स ही रहा होगा। अरे क्लोजिंग डेट में भी तो इतना ही रहा होगा। अगर वो 1/4/2022 में 8 लाख है तो 5 में भी होगा, 6 में भी होगा, 7 में भी होगा, 8 में भी होगा, और ये 31 मार्च 2023 तक 8 लाख का ही होगा। और हम लोग इतना जानते हैं कि जो एक साल का क्लोजिंग होता है वही अगले साल का ओपनिंग बनता है, मतलब 1/4/2023 में भी आपके पास कितना का रहा होगा, 8 लाख का ही रहा होगा। बोलो बात समझ में आया। तो सर ये बताने का क्या मतलब है, क्योंकि हम लोगों को चलना है 31 मार्च 2024 तक का बनाना है, मतलब 1/4/2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक हमारा जो ईयर है उसका कैलकुलेशन करना है। तो 1 अप्रैल 2023 से देखना है, जबकि आपको डेटा जो दिया हुआ वो 1 अप्रैल 2022 का दिया हुआ है। तो तुम्हारा 23 का कितना होगा, पहले ये तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग को समझ में आ गया कि अगर ये साल भर कुछ भी नहीं हुआ था, इसका मतलब जो पिछले साल का ओपनिंग था वही इस साल का भी ओपनिंग बन जाएगा। बोलो बात समझ में आया। इसका मतलब हमारे पास 8 लाख शेयर्स हो जाएगा ओपनिंग में। अब बोनस इशू किया गया 1/7 में, तो 1/4 से 1/7 तक का डेट लेना पड़ेगा। और फिर हमारे पास कैश इशू किया गया, मतलब फर्दर इशू किया पैसा देकर हमारे पास 5 लाख शेयर 40,000 का, वो भी 1/12 में किया गया है। आइए हम लोग समझते हैं पहले अच्छा से किस तरह से इसका वेटेड एवरेज निकालेंगे सब, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे फॉर द ईयर 2023-24। अब 23-24 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए तो पहले वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा, है ना। तो लिखते हैं यहां पे कैलकुलेशन फॉर शॉर्ट में लिख रहे हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अब बताओ, ध्यान से समझना यहां पे किस तरह से काम करेंगे। सो बताओ, फ्रॉम 1/4/2023 से लेकर के 1/7/2023 तक का जो बात होगा वो कितना होगा। तो बोलेंगे सर 8 लाख शेयर्स था, तो 8 लाख शेयर्स पे बात होगा।
और कितना महीना, 3 महीना, तो 3 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 लाख हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 लाख शेयर्स हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना। अब समझना मेन यहां से फ्रॉम 1/7/2023 से लेकर के, अब यहां पे डेट देख लेते हैं एक बार, बताओ 1/7/2023 से लेकर के हमारा नेक्स्ट है 1/12/2023, मतलब यहां पे डेट रहेगा हमारा 1/12/2023, 1/12/2023। लेकिन इस डेट में हमारा घटना क्या घटा है इसको सुनना, ये बोला है 1/7 को क्या हुआ था, तो बोला 1/7/2023 को बोनस इशू किया गया था, और हम लोग जानते हैं बोनस शेयर इशू किया गया है मतलब शेयर्स बढ़ेगा, लेकिन किस रेशियो में, 1:2 का रेशियो में। 1:2 का रेशियो बोलने का मतलब हो गया 2 के बदले 1 बोनस दिया गया होगा, यानी अगर आपके पास 2 शेयर्स होगा तो आपके पास 1 शेयर का बोनस मिला होगा। तो बताओ आपके पास शेयर्स है कितना पहले से, 8 लाख का, तो 2 के बदले 1 बोनस मिलेगा, आधा मिलेगा, तो 8 लाख के बदले आधा मिलेगा, कितना, 4 लाख मिलेगा, तो 4 लाख का बोनस हो गया। अरे बोलो हाँ या ना। तो 4 लाख का अगर बोनस आपको दिया जा रहा है सिर्फ, तो आपके पास टोटल शेयर्स कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 8 लाख तो पहले से था, 4 लाख का बोनस मिल गया, मतलब टोटल 12 लाख हो गया। कितना का हो गया, 12 लाख का हो गया। तो यहां पे इसी चीज को यहां पे दिखाना है। तो देखो 1:2 को यहां पे 1/2 कर लोगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बताओ 8 लाख का 1/2 कर देंगे, अगर 1/2 यानी 1/2 करने से आधा पता चल जाएगा, 4 लाख का हो गया, उतना ही का बोनस हो जाएगा, समझे। तो यहां पे क्या कर लेते हैं, देखो ब्रैकेट में यहां पे दिखा देते हैं, जो बोनस हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 8 लाख का है, इसका हाफ कर देंगे, 8 लाख का हाफ कर देंगे, तो ये कितना निकलता है, 4 लाख, यानी 4 लाख का बोनस हो गया। तो अब तुम दिमाग लगा के खुद सोच लोगे कि 8 लाख पहले से था, 4 लाख का बोनस हो गया, मतलब कितना का हो गया, 12 लाख शेयर्स हो गया। कितना शेयर्स हो गया, 12 लाख। और यहां से यहां तक कितना महीना होता है एक बार काउंट कर लो, तो बोलेंगे सर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर नहीं काउंट करोगे, दिसंबर तो 1 तारीख है, यानी 5 ही महीना होगा, 5, तो 12×5 = 60, यानी 60 लाख रुपया का हो गया। तो 60 लाख रुपया नहीं, 60 लाख शेयर्स हो गया हमारे पास। ये थोड़ा सा यहाँ पे राइटिंग बढ़िया से समझना, 8 लाख इंटू 1/2 किया गया है, तो 4 लाख आया है, समझे। अच्छा नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अब 1/12/2023 से लेकर के हम लोग का नेक्स्ट रहेगा 31 मार्च 2024 तक, अगले साल तक ना। बताओ अब क्या हुआ था, बताना एक बार यहाँ पे। तो क्वेश्चन में देखो बोला गया था बोनस के बाद क्या हुआ था, यहाँ पे डी नंबर पॉइंट में एक कैश इशू, कैश इशू मतलब कैश ने दिया है, मतलब कैश में इशू किया है 5,40,000 शेयर्स। कितना, कब किया है, 1/12 को, ठीक है। तो 5,40,000 शेयर को फिर से इशू किया है। तो बताओ आपके पास तो 12,000 शेयर्स पहले, 12 लाख शेयर पहले से हो चुका है, और 5,40,000 फिर से इशू कर दिया, यानी अब हो गया 17,40,000। 5,40,000 को जोड़ने से कितना हो जाएगा, 17,40,000। और ये कितना महीना हो गया, तो 12, 1, 2, 3, 4 महीना हो गया, तो 4 महीना से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ 17,40,000 इंटू 4 करेंगे तो हो जाता है 69,60,000, इतना शेयर्स हो गया। अब बताओ टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर टोटल, तो टोटल कर दो एक बार कितना हो गया, तो बोलेंगे सर सबको ऐड कर लेते हैं, तो आएगा 15,36,000, नहीं 1 करोड़ में चला गया है वो, है ना, हाँ 1,53,60,000, 1,53,60,000 शेयर्स निकल गया, ठीक है। 153,60,000 निकल गया। तो देयरफॉर वेटेड एवरेज बता सकते हो, देयरफॉर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर निकालना होगा तो डिवाइड कर देंगे 12 से, यानी 1536 पे 4 0 डिवाइड बाय कर देंगे 12। तो बताओ 12 से इसको डिवाइड करके कितना आता है, तो आता है 12,80,000 आ रहा है, 12,80,000 शेयर्स निकल रहा है, यानी 12,80,000 शेयर्स वेटेड एवरेज निकल गया। कोई तकलीफ, बस यहां पे बोनस वाला समझना था, बोनस वाला समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपके पास करना क्या था, जितना शेयर्स पहले से है, रेशियो दिया हुआ 1:2 का तो 1/2 कर दो, अगर 2:3 का रेशियो दिया है तो 2/3 कर दो, अगर 4:5 का रेशियो दिया है तो 4/5 कर दो। सिंपल सा तरीका है। तो बोनस निकल जाएगा, फिर उसको ऊपर शेयर्स वाले में ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास टोटल निकल जाएगा। बोलो क्लियर है चीज। चलिए एंड बताओ पाफेस हमारे पास कितना का होगा, जो पैट होगा वही पाफेस होगा, तो पाफेस इक्वल टू पैट, और पैट इक्वल टू बताओ कितना क्वेश्चन में दिया हुआ था एक बार देख लो। बोलोगे सर 48 लाख, ये तो 22-23 का था, हम लोग को 23-24 का देखना है, और 23-24 का था 64 लाख रुपया है, 64 लाख का है, तो यहां पे लिखेंगे 64 लाख। तो देयरफॉर बताओ ईपीएस अगर निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, तो बोलेंगे सर डायरेक्टली लिख देते ना 64 लाख,
और इसको डिवाइड कर देंगे 12,80,000 से। बताना डिवाइड करके कितना आता है। तो बोलेंगे सर 64 लाख डिवाइड करेंगे 12,80,000 से तो 5 रुपया निकल रहा है एग्जैक्ट फिगर, यानी ईपीएस आपका 5 रुपया निकल जाएगा। बोलो बात समझ में आया। एक बार आंसर मैच करवा लेते हैं फिर कॉपी कर लेना। देखो 6 रुपया और 5 रुपया मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए ये वाला तो कॉपी कर ही लिए थे 2022-23 वाला, है ना। एक बार इसको कॉपी कर लेना 2023-24 वाला। क्लियर चीज। तो उम्मीद करते हैं यहां तक तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं वो वेटेड एवरेज के बेस पे किए हैं। आज यहीं तक क्लास करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसका दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट बोलने का मतलब क्या, और दूसरा पार्ट क्या है, तो नेक्स्ट क्लास में इसका कन्वर्जन वाला देखेंगे। क्या देखेंगे, कन्वर्जन। यानी अभी तक कन्वर्जन वाला नहीं, अभी वेटेड एवरेज के बारे में सीखे थे हम लोग, है ना। नेक्स्ट वाले में क्या सीखना है हम लोग को पता है, जब डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देता है तब, जब प्रीफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देता है तो उसका क्या कैलकुलेशन करना पड़ता है, कैसे करना होता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट लगे तो या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो या तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।